Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our back exercise. So work and energy की back exercise start कर रहे हैं बच्चे. सबसे पहला क्वेश्चन है, look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. So जब हमने work पढ़ा तो साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से वर्क होता है जब आप कोई फोर्स लगाते हो एंड उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है. ठीक है, तो ये दो चीजों को दिमाग में रखते हुए ये सभी हम देखेंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे पूछा जाएगा कि बताओ ये सिचुएशन है, वर्क डन हुआ है कि नहीं. ठीक है, आओ सबसे पहला देखते हैं. सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड. तो देखो जब हम स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और हम आगे की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे फोर्स लगाया गया है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है. तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो दैट मीन्स वर्क डन माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक. अब डंकी ने अपनी बैक पे एक बहुत भारी सा सामान रखा हुआ है, तो फोर्स तो भैया इतनी भारी चीज उठा रखी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स तो है. सो फोर्स तो है, लेकिन अब क्या होगा, डंकी मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में. तो ये एक परपेंडिकुलर बन रहा है. जब भी परपेंडिकुलर बनता है या सिंपल वर्ड्स में हम कहें जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसको वर्क डन नहीं माना जाता. ठीक है, सो देयर इज नो वर्क डन. आगे देखो, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. अब विंड मिल क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और पानी खींच रहा है. जहां से पानी खींच रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन माना जाएगा. सो दिस इज वर्क डन, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. अब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं, ऐसे नहीं लीज इधर उधर भाग भाग के काम कर रही है. सो देयर इज नो वर्क डन. नेक्स्ट देखो, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन. अब इंजन फोर्स लगा के पुल कर रहा है ट्रेन को, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ट्रेन का, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है. सो वर्क डन हुआ है. नेक्स्ट है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्रेन्ड इन द सन. अब सूरज की रोशनी आ रही, सूरज की धूप पड़ रही है एंड जो फूड ग्रेन्स है वो सूख रही है. यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ग्रेन्स इधर उधर नहीं, कुछ नहीं हिल रही, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा. सो देयरफॉर अगेन वर्क डन नहीं माना जाएगा. लास्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. अब विंड एनर्जी की वजह से, विंड एनर्जी कुछ फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से वो सेल बोट मूव कर पा रही है, तो देयरफॉर देयर इज वर्क डन. ठीक है, समझ में आया. सिर्फ दो पैरामीटर्स पे जज करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. The initial and the final point of the path of the object lies in the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? अब यहाँ पे इससे पहले हम पूरी डिटेल में पढ़े, सिंपल सी चीज बोली है उन्होंने, जहां से चीज शुरू हुई है घूम घुमा के वहीं पे ही आ गई है. सो अगर कोई चीज घूम घुमा के सारा पाथ लेके वहीं पे ही आ जाती है तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो. और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो दैट मीन्स there is no work done. ध्यान रखना, whenever the displacement is zero, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पे वर्क के टर्म्स में, साइंस की टर्म्स में हमारा वर्क डन नहीं माना जाएगा. ठीक है, बी वेयर ऑफ दीज क्वेश्चंस. हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं कि हाँ ग्रेविटी का क्या लगा होगा, ये वो कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं. सिंपल सी चीज है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस. सो अब हमारी बैटरी लगाई जिससे बल्ब चला. अब इसमें कौन कौन सी चेंजेस देखने को मिले, जैसे विद इन द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द बैटरी द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी थी वो चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब फर्स्ट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी एंड देन इनटू द लाइट एनर्जी. सो हमारी बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, जब हमने सारे कनेक्शन किए तो वो केमिकल एनर्जी चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब जब उसने वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, फिलामेंट तक पहुंचती, बल्ब ग्लो करा. बल्ब जैसे ही ग्लो किया तो क्या हुआ, एक तो हीट कॉज होती है, कभी भी लाइट के पास हाथ लगा देखिए थोड़ा गर्म फील होती है, सो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और क्योंकि वो रोशनी फैला रहा है तो लाइट एनर्जी में. ठीक है, सो ये सारे एनर्जी कन्वर्जन हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है, certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from
5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं मोशन में चेंज आ रहा है, तो कितना वर्क डन होगा यहाँ पे, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है। सो वर्क डन, जब हमने यहाँ पे वो करे थे, अपने एग्जांपल्स करे थे, तब हमने क्वेश्चन किया था। सो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है उसकी वजह से, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लास्ट टाइम भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो सिंपल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², बट यहाँ पे एक इनिशियल भी है और फाइनल भी है। सो हम वो v² कैसे कर देंगे, v² माइनस u², ठीक है। सो स्क्वायर ऊपर नहीं लगेगा, v² माइनस u², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पे है कि आपके पास एक तो इनिशियल क्या है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप दोनों ही केसेस में ये फॉर्मूला लगा के काइनेटिक एनर्जी निकालो एंड देन सब्ट्रैक्ट कर लो। मैं यहाँ पे आपको दोनों ही तरीके से करके दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mu²। सो ये हो जाएगा 1/2 m कितना है, मास कितना दे रखा है 20। सो 20 इंटू में u कितना है 5। सो 5 इंटू 5, सो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 10। सो ये आ गया 5 5 से 25 इंटू 10 करेंगे तो ये आ गया 250 J। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है, इनिशियल वाली है, ठीक है। ये U है हमारा। V देखो यहाँ से निकालें तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा अगेन हाफ, m कितना है 20 एंड v² 2 इंटू 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 40 जूल्स। अब यहाँ अब अगर हमें फाइंड करना है चेंज कितना है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जब भी हम चेंज फाइंड करते हैं फाइनल वाले में से इनिशियल माइनस होता है। तो फाइनल वाला हमारा ये वाला था, सो ये है 40 माइनस इनिशियल वाला 250। सो जब इसको माइनस करेंगे 250 में से 240 जाएगा, 210 बचेगा, लेकिन माइनस का। अब ये नेगेटिव क्यों आए हैं बच्चे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फोर्स लगने से वो 5 से 2 पे आया है, मतलब ये फोर्स स्पीड को बढ़ाने में नहीं कम करने में लगा है, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। अब यही चीज आप यहाँ करने की जगह डायरेक्ट एक उससे करते, डायरेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से करते, तो ये हो जाता 1/2 m है 20, सो इंटू 20 हो जाता, ब्रैकेट में v², v देखो कितना है, v है हमारा 2, सो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर माइनस u² मतलब 5 का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाता है 2 से इसको कैंसिल करते, यहाँ पे तो आ जाता 10 एंड यहाँ पे जाते तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25। सो ये हमारा हो जाता 10 इंटू में माइनस का 21 आ जाता, तो ये आ गया हमारे पास -210 जूल्स। तो आप देख सकते हो आंसर दोनों जगह ही ठीक होगा, चाहे आप डायरेक्ट इससे कर लो या आप इस तरीके से करो। क्लियर है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Now question 5 says a mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. So एक ऑब्जेक्ट था मान लो इस A पॉइंट पे एंड उसको मूव किया गया है B पॉइंट पे और ये इनको ज्वाइन करें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। What is the work done on the object by gravitational force? Explain your answer. अब जो gravitational force है, ग्रेविटी का फोर्स हमेशा कैसे लगता है बच्चे, इस डायरेक्शन में होता है क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, सो आप देखो ये चीज का मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ ये लग रहा है ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ये वाला, सो क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। और जब भी परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है मूवमेंट उस डायरेक्शन में नहीं है, सो देयरफॉर देयर इज नो वर्क डन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जान के ऐसे दे रखा था कि उसका मास 10 kg है कि आपको लगे कुछ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन है ये कि भैया फोर्स इस तरफ से मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, सो फोर्स का डायरेक्शन अलग है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
the potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? Why? अब वो कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब कोई चीज हाइट पे होती है, जब वो चीज हाइट से फॉल कर रही है, वो ग्राउंड के पास आ रही है, उसकी हाइट कम होती जा रही है, जैसे जैसे उसकी हाइट कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो मतलब वो तो कह रहे हैं, हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, पर यहाँ पे तो ये कम हो रही है। तो कम हो रही है तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हो रही है, ऑब्जेक्ट मोशन पे आ गया तो उतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो अगेन कन्वर्जन चल रहा है। सो इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वट एवर is the decrease in potential energy due to loss of height, same is the increase in kinetic energy due to increase in velocity of the बॉडी, क्योंकि यहाँ पे मोशन में आ गई चीज तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब बेसिकली हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है, what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? So जब हम एक बाइसिकल राइड करते हैं तो क्या होता है भाई, सबसे पहले जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है जो राइडर की, जो तभी तो वो मसल्स हैं तभी पेडलिंग वगैरह कर पा रहे हैं भैया। सो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। हीट एनर्जी में आप देखो जब हम बहुत सारा राइडिंग वगैरह करते हैं तो भैया गर्मी लगने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, तो वो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी, और क्योंकि वो पेडलिंग कर रहे हैं उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, मोशन में आ रहे हैं हम, तो वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी में। एंड हीट एनर्जी हीट्स द राइडर्स बॉडी और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड्स वेलोसिटी टू दी बाइसिकल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, does the transfer of energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? So देखो, अब अगर हम कहें भारी सा, बहुत भारी रॉक सा है, उस पर आप बहुत जोर लगा रहे हो, बहुत जोर लगा रहे हो, सो वो, अब ये तो पता है वर्क डन तो नहीं हो रहा क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा अपनी जगह से, लेकिन जो एनर्जी तो लग रही है आपकी, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, क्योंकि मूवमेंट तो हो नहीं रहा। अगर मूवमेंट होता तो हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन यहाँ मूवमेंट नहीं हुआ तो वो क्या हो रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो बहुत देर तक अगर आप जान लगाते रहोगे, क्या होगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब जितनी भी हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है heat energy में in the form of sweat. So when we push a huge rock, there is no transfer of muscular energy to the stationary rock. अब उस पे तो कुछ नहीं जा रहा क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं जा रही, लेकिन वो मस्कुलर एनर्जी कहाँ जा रही है, बट ऑल्सो देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ मस्कुलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी लॉस हो गई, कि भैया कन्वर्ट नहीं हुई, किसी और एनर्जी में लॉस हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी को ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो वो मस्कुलर एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो रही है हीट एनर्जी में, विच कॉजेज आवर बॉडी टू बिकम हॉट। ठीक है, कि गर्मी लगने लग जाती है जब आप ऐसा कोई भी मस्कुलर काम करते हो भैया, चाहे वो यहाँ पे उस रॉक में कोई चेंज है, लेकिन आपको तो गर्मी लगने लग गई, स्वेटिंग स्टार्ट हो गई ना, सो वो क्या हुआ, सारी मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो यहाँ पे देखो 250 यूनिट्स, अब यूनिट क्या होता है आपने घर में यूजली सुना होगा, दिल्ली में खासकर होते हैं 200 यूनिट्स फ्री है। सो यहाँ पे यूनिट्स का मतलब क्या है, 1 यूनिट हमारी इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर में। तो बेसिकली अगर 250 यूनिट्स बोल रखा है तो ये है 250 किलोवाट आवर। ठीक है, एंड जब हम जूल्स में बात करते हैं एनर्जी की, तो देखो एनर्जी हमारा क्या होता है बच्चे, पावर इनटू में टाइम। सो पावर हमारा होता है वॉट में और टाइम होता है सेकंड में। तो दैट मींस अगर हम जूल की बात करें, एनर्जी क्या है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल हो गई, एंड वॉट इनटू सेकंड। सो मतलब इस किलोवाट आवर को अगर मैं वॉट सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगी, सो वो मेरा आ जाएगा जूल्स में। सो क्या करना पड़ेगा, अब देखो किलोवाट को अगर आप वॉट में लेके आओगे, ये तो है 250, एंड किलोवाट को अगर वॉट में ले आगे आओगे मल्टीप्लाइड बाय 1000, आर को अगर आप सेकंड में लेके आओगे मल्टीप्लाइड बाय 3600, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो हमारे पास है 25 इंटू 36 कर लेते हैं। सो 36 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6 5 30 एंड देन 5 3 15 16 17 18। सो ये आ गया 180 एंड 6 2 12
3 2 6 7, सो ये आ गया 0 10 9, सो हमारे पास आ गया 900 एंड कितनी जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 जीरोज, तो 6 जीरोज और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जीरो ये और 2 ये 8 जीरो, सो देयरफॉर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 जूल्स, ये आ गया हमारा एनर्जी जूल्स में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। So question number 10 says an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meters. So mass कितना दे रखा है 40 kg and height कितनी दे रखी है 5 meters above the ground. What is its potential energy? So इसकी potential energy कितनी होगी? potential energy कैसे निकालते हैं बच्चे? mgh। ठीक है, आगे है if the object is allowed to fall find its kinetic energy when it is halfway down। तो सेकेंड पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले सिंपल अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सो हमें पता है मास कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ग्रेविटी हम कितना लेते हैं वैसे तो 9.8 होता है, कैलकुलेशन के लिए हम 10 ले लेते हैं बट यहाँ कैलकुलेशन भी सिंपल ही है, सो इसको हम 9.8 ही लेते हैं। इनटू में हाइट कितनी है 5, ध्यान रख लेना, यूनिट्स चेक कर लेना कि सब जैसा हमें चाहिए, जैसे मीटर में है ये केजी में सब सही है यहाँ पे। ठीक है, सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे 40 है हमारे पास, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा, देखो इसको ऐसे समझ लो जैसे पॉइंट हटाए नीचे 10 आता है, 0 से 0 चला गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो 5 4 ज़ा 20, सो 98 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर लेते हैं, साथ में 0 लगा लेंगे, पहले लगा लेते हैं 8 2 ज़ा 16, देन 9 2 ज़ा 18 19, सो ये आ गया 1960, सो 1960 जूल्स, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल if the object is allowed to fall find its kinetic energy when it is halfway down। तो देखो अब जैसे ये 5 मीटर का है, ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, ठीक है, हमसे पूछा है कि इस पे इसके हाफ वे पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हमने अभी पढ़ा जैसे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी है एंड जितना ये हाफ वे पे आया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हुई होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी। मतलब जितनी नंबर ऑफ पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे टोटल 1960 थी उसके पास, तो हाफ वे में आधी हो गई, सो 1960 का हाफ हो गया, मतलब हाफ वे पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इसकी हाफ हो गई, और जितनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसने खोई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी। सो दैट मीन्स इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको वो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सो ये आ जाएगा 980, सो ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? दोबारा समझाती हूँ। देखो जब भी कोई चीज ऐसे हाइट पे है और वो फॉल कर रही है, तो हमने पहली चीज पढ़ी है कि जितनी उसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जैसे 100 है उसमें फॉर एग्जांपल, सो जब तक वो ग्राउंड तक पहुंचेगी तो जितना, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, सो जितना नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था उतना ही नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये चीज हम बात कर रहे हैं हाफ वे पे, तो अब उसकी आधे में हाइट कम हो गई, जितनी हाइट कम हो रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी आ गई, मोशन आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी। सो यहाँ पे हमने देखा हाफ वे पे पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई होगी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो इतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी आई होगी। ठीक है, आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। So question 11 says what is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. So जब यहाँ पे जैसे ये अर्थ है, एक सैटेलाइट मूव कर रही है, तो अर्थ की ग्रेविटी कैसे, जैसे सैटेलाइट की पोजीशन मान लो अभी यहाँ पे है और सैटेलाइट हमारी ऐसे सर्कुलर पाथ में जाती है, तो जब कोई चीज, इसको ऊपर कर लेते हैं, सो जब कोई चीज बच्चे ऐसे सर्कुलर पार्ट में जाती है, लेट्स सपोज अगर उसकी पोजीशन ये है, तो वो सर्कुलर पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट देखते हैं। तो टेंजेंट हमेशा ऐसे, तो यहाँ पे वो इस तरफ को जाना है, इस डायरेक्शन में आगे, यहाँ से टेंजेंट ऐसे, तो ये क्या होता है, ये टेंजेंट की वजह से ये यहाँ पे ऐसे सर्कल्स में आते रहे। तो अगर हम इसको इमेजिन करें कि सैटेलाइट अभी इस पोजीशन पे थी, ठीक है, अर्थ हमारी यहाँ है, अर्थ ग्रेविटी कैसे लगाएगी, इस तरीके से, एंड टेंजेंट कैसे होगी, इस तरीके से हमारी। सो यहां से जब आप ये देखोगे तो ग्रेविटी लग रही है ऐसे, टेंजेंट है ऐसे, तो क्या बन रहा है, फिर से एक परपेंडिकुलर बन रहा है। और क्योंकि ये देखो ना, ये इसका रेडियस हो गया, और हमें पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सो देयरफॉर
एक परपेंडिकुलर बन रहा है। और अच्छे से इसको इमेज में समझते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारी सैटेलाइट है, यहाँ से जो रेड वाला है ये क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, एंड ये जो हमारा टेंजेंट है वो इस तरफ जा रहा है। सो एक परपेंडिकुलर बन रहा है हर डायरेक्शन पे, जहां भी सैटेलाइट है एक हमारा जैसे भी जैसे मूव करेगी मतलब एक परपेंडिकुलर बनता हुआ जाएगा। और जब भी परपेंडिकुलर बन रहा है मतलब देयर इज नो वर्क डन। सो यहाँ पे ग्रेविटी का क्योंकि पोजीशन अलग है, सैटेलाइट का मूवमेंट अलग है, इसलिए देयर इज नो वर्क डन। सो कैसे लिखेंगे इसको, when a satellite moves around the earth, then at each point of its path the direction of force of gravity on the satellite along the radius is perpendicular to the direction of its displacement. displacement जहां हो रहा है और radius जो है मतलब जो हमारी gravity का force है वो हर point पे perpendicular है एक दूसरे से, hence the work done on the satellite by the force of the gravity is 0. so therefore there is no work done. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 सेज कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। सो क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकती है बिना फोर्स लगे? सो ये सिर्फ एक सिचुएशन में पॉसिबल है जब कोई चीज यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है यार, जब हमने मोशन की लॉस पढ़े थे कि कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, जो चलता जा रहा है, अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा लेकिन वो यूनिफॉर्मली मूव करता जाएगा। सो यस, for a uniformly moving object, suppose an object is moving with constant velocity, the net force acting on it is 0. जब कोई चीज constant velocity के साथ मूव करती जा रही है तो उस पर कोई भी नेट फोर्स, क्योंकि कोई भी नेट फोर्स लगता तो या तो वेलोसिटी कम होती या ज्यादा होती, लेकिन अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही वो चलती जा रही है तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, but there is displacement along the motion of the object, hence there can be displacement without a force. लेकिन वहां क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई। अब अगर आप एक बंडल लेके सिर पे ऐसे खड़े हुए हो, वो भारी है इसलिए आप तो थक रहे हो, 30 मिनट्स तक वो खड़ा है, वो थक गया, लेकिन क्या कोई वर्क डन हुआ है? नहीं, क्योंकि कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। सो देयरफॉर देयर इज no work done. So when a person holds a bundle of hay over his head, then there is no displacement in the bundle of hay. Although force of gravity is acting on the bundle, the person is not applying any force on it. Hence, in the absence of force, work done by the person on the bundle is 0. इसलिए कंसिडर किया जाएगा कि कोई फोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ। सो देयरफॉर अब वो लेके खड़ा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो है लेकिन कोई फोर्स लगा के मूवमेंट नहीं हो रहा, तो देयर इज नो वर्क डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे देखो 14th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर, ये तो भर क्यों चला गया, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो भैया एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके ऊपर दे रखा है कि ये 1500 वॉट्स का है, ठीक है, तो हाउ मच एनर्जी डज इट यूजेज इन 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में ये कितनी एनर्जी यूज करेगा ये हमें फाइंड करना है। सो देखो हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे जैसे कोई बिजली के अप्लायंस आप यूज कर रहे हो तो कुछ यूनिट्स आती हैं हमारी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी यूनिट्स आएंगी। तो हमें क्या चाहिए होगा, पहली बात तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट, क्योंकि किलोवाट आवर में निकालेंगे। सो वॉट को कन्वर्ट करना है अगर हमें किलोवाट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वॉट्स में। सो देयरफॉर यहाँ पे कितना है, 1500 वॉट्स है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 1500 अपॉन में 1000, अरे भाई अपॉन में 1000 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1.5 किलोवाट। सो 1.5 किलोवाट है। अब हमें निकालना क्या है, कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। सो हमें पता है पावर इक्वल होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर हमें एनर्जी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी हमारा हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है 1.5 और टाइम 10। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 किलोवाट आवर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
So question number 15 says illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually comes to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? So आओ जरा इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं एंड देन, क्योंकि रीड करने के लिए बहुत बड़ा और मैं ऐसे रीड करूंगी तो कुछ समझ नहीं आएगा. सो मान लो बच्चे हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है. अब इस पेंडुलम को पकड़ के आप बिल्कुल इसको एक्सट्रीम पर ले गए यहाँ पे, ठीक है. अब आपने क्या किया, जब इसको आप पुल करके यहाँ पे ले गए तो इसमें अभी क्योंकि ये रेस्ट पे पकड़ा हुआ है हमने इसे, सो यहाँ पे क्योंकि ये सर्टेन हाइट पे है, सो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी वो मैक्सिमम है, ठीक है. एंड इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, ठीक है. यहाँ पे क्योंकि मोशन नहीं है सो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूरी है. अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, ये मूव करेगा, यहाँ तक जाएगा. ऐसे ही मूवमेंट होता है. तो जब ये मूव कर रहा है अलोंग इस पाथ, क्या हो रहा है, हाइट उसकी कम होती जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गिरती जा रही है. लेकिन क्योंकि वो मोशन में आ गया सो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है. तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है. अब यहाँ पे वो फिर से एक्सट्रीम कॉर्नर पे पहुंचते हैं, फिर से हाइट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी कम, और ऐसे करते करते हर राउंड में ये इस तरीके से कम होता रहता है. तो नाउ द पॉइंट इज कि वो एक पॉइंट पे बहुत देर तक ऐसे स्विंग करने के बाद आके कभी तो रुकेगा ही, तो वो आके रुक क्यों जाता है, तो कहाँ गई एनर्जी. अभी तक तो हम देख रहे थे ट्रांसफर कैसे हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, कभी पोटेंशियल कभी काइनेटिक, तो ये चल रहा था. लेकिन व्हाई डिड इट कम टू रेस्ट, क्योंकि जब वो ऐसे मूव कर रहा है सो बीच में एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, बहुत सारी चीजें जहां पे एनर्जी बार बार जा रही है उन चीजों में. एंड धीरे धीरे जब वो सारी एनर्जी इन चीजों में चली जाती है तो वो रेस्ट पे आ जाता है. तो दैट मीन्स जो वो कह रहे हैं कि भैया एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा वायलेट नहीं हुआ. पहले हमने देखा वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी और उसके बाद हमने देखा एनर्जी बाकी चीजों में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है. अब इसको लिखेंगे कैसे, समझ तो लिया. अब देखो स्टार्ट करेंगे. व्हेन द पेंडुलम बॉब इज पुल्ड से टुवर्ड्स लेफ्ट, द एनर्जी सप्लाइड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वो हाइट पे है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हायर पोजीशन, ठीक है. नाउ व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द राइट, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, then its potential energy changes into kinetic energy such that in mean position it has maximum kinetic energy and zero potential energy. As the pendulum moves towards the extreme right, again kinetic. ये समझ रही हूँ ना, मैं दोबारा से यहाँ पे साथ साथ समझा रही हूँ. क्या बोल रहे हैं वो, जब पेंडुलम को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, खींच के इधर ले रखा हुआ है, सो यहाँ पे क्योंकि वो हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम है एंड काइनेटिक एनर्जी 0 है जब तक आपने पकड़ रखा है. जब वो ऐसे करके फ्लो करता है तो देखो जहां पे वो मीन पोजीशन, यहाँ पे जब वो आता है तो इस टाइम पे हाइट कितनी कम हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम है, लेकिन वो जो वेलोसिटी उसके पास है उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. और फिर वही होगा, जैसे जैसे वो मूव करेगा फिर से हाइट पे जा रहा है वो, और फिर से हाइट पे जा रहा है, इसका मतलब फिर से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है. तो ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो एज द पेंडुलम मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट, अगेन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी सच दैट एट द एक्सट्रीम पोजीशन इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. अब आगे क्या होगा, जो हमसे बोला था कि वो रेस्ट पे फिर कैसे आया, नाउ इसको नीचे कर लेते हैं. When it moves from its extreme position to mean position, its potential energy changes to kinetic energy. This illustrates the law of conservation of energy. So यहाँ से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना तो क्रिएट हो रही है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है. इवेंचुअली द बॉब कम्स टू रेस्ट बिकॉज ड्यूरिंग ईच ऑसिलरेशन अ पार्ट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय इट इज ट्रांसफर टू एयर इट एंड ओवरकमिंग फ्रिक्शन. सो एयर में और फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वो एनर्जी हर, क्योंकि आप देखो कि जब भी पेंडुलम मूव भी करता है ना तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है. स्पीड कम क्यों हो रही है, क्योंकि एनर्जी बाकी चीजों में, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में और एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी धीरे धीरे जा रही है, ठीक है.
So the law of conservation of energy is not violated because the energy merely changes in its form and is not destroyed. तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, अपनी फॉर्म चेंज कर रही है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। An object of mass m is moving with a constant velocity v. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वेलोसिटी है v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? अब मान लो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, हमने देखा कोई चीज अगर रेस्ट पे है उसको मोशन में लाने के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लगती है कुछ। अब कोई चीज अगर मोशन में तो रेस्ट में लाने के लिए भी काइनेटिक एनर्जी लगेगी। नेगेटिव आई थी जब हमने देखा था ना। सो कितनी काइनेटिक एनर्जी, सिंपल फॉर्मूला 1/2 mv²। तो इतना वर्क डन किया जाएगा तब वो रेस्ट पे आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ इतना। अब उन्होंने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसी के बेस क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक कार है जिसका मास कितना है, मास है 1500 kg एंड उसकी वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है ये रेस्ट पे, जीरो कैसे होगा, अगेन काइनेटिक एनर्जी लगेगी कितनी 1/2 mv²। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, किलोमीटर पर आवर, देख लेना ध्यान से, किलोमीटर पर आवर में नहीं होता, मीटर पर सेकंड में होता है। तो पहले करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे 60। अब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड आवर्स को सेकंड्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, कैंसिल हो गया 3 के टेबल से, अच्छा हाँ 0 चलो मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा 12, फिर से कट करेंगे ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, इसके अलावा कुछ होगा, फिर से कट करेंगे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो ये आ गया 5 × 10 50, सो ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे डलना ही है तो इसलिए इसको पॉइंट में नहीं करी मैं, उतनी यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सिंपल लिखते हैं 1/2 इंटू में कितना उसका मास है 1500, इंटू में v कितना कन्वर्ट करके आया है 50/3, तो 50/3 इंटू में 50/3। अब देखो कट करके देखते हैं इसको, 3 से इसको कट करेंगे ये आ जाएगा 500, 2 से इसको कट करेंगे ये आ जाएगा 250, इसके अलावा तो और कुछ कट होगा नहीं। सो देखो हमारे पास क्या बचा, 5 5 = 25, 25 × 25 625 होगा, और जीरोस कितनी है 1 2 3 0, 1 2 3 0 अपॉन में 3। लो जी अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास, 3 से करेंगे ये आ जाएगा जी 2, एंड यहाँ पे आएगा 0, 25 हमारा होगा 8 पे जाएगा 24, बचा 10, 3 से करेंगे 9, फिर से 10 बचेगा, 3 से करेंगे फिर से 10 बचेगा, 3 से करेंगे डेसिमल करें तो 333 चलता जाएगा, ठीक है। सो इतना जूल्स आएगा। सो या तो आप इसको ऐसे लिख लो या जैसे इंटू वाला लिखना है। सो अब 2.0 तो नहीं लिखेंगे, सो वील राइट 20.8 इंटू 10⁻⁴ कितने हैं, उसके बाद 1 2 3 और क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाया है तो 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा 20.8 इंटू 10⁻⁴ जूल्स, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी लगेगी, इतना वर्क डन उस पे होगा, तब वो जाके उस किस पे आएगा, रेस्ट पे आएगी वो कार, ठीक है, क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो। सो ये जो लॉन्गर एरो है ये हमें दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड ये हमें बता रहा है फोर्स। नाउ ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इधर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है बच्चे यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बन रहा है। फोर्स अलग डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में है, सो देयरफॉर जीरो वर्क डन। सो यहाँ पे जीरो वर्क डन हो रहा है। नेक्स्ट वाले में देखो फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस तरफ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, सो ये नेगेटिव हो रहा है। बेसिकली ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्क डन। सो दिस इज नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सो क्वेश्चन 19 says Sony says that the acceleration in an object could be 0
even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? So question 19 says, Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? So वो कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का acceleration जीरो हो सकता है जब उस पर काफी फोर्सेस लग रही हैं तब भी. सो वैसे में पता है किसी भी चीज में फोर्स लगेगा कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर फोर्स मान लो एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, जैसे आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन उतना ही फोर्स रिवर्ट में लग रहा है, तो क्या हो रहा है, ये फोर्सेस अपने आप को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. सो acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. This happens when all forces cancel out each other. That is the net force acting on the object is zero. मतलब जो उस पे force लग रहा है वो zero लग रहा है. For a uniformly moving object, the net force acting on the object is zero. Hence, the acceleration of the object is zero. Hence, Sony is right. मतलब वो correct बात कर रही है भाई. चलो next पे चलते हैं. So question number 20 says, why find the energy in joules consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each. ठीक है, तो ध्यान रखना एनर्जी हमें किस में बतानी है, जूल में बतानी है. पहले किलोवाट आवर में निकाल लेते हैं फिर कन्वर्ट कर लेंगे. सो हमारे पास क्या है, पहले हमें बताना है. अच्छा 4 डिवाइसेस का बनाना है, एक डिवाइस का निकालो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो. सो अभी हम फाइंड कर रहे हैं 1 डिवाइस का. सो 1 डिवाइस का पावर कितना है हमारे पास 500 वॉट. अब किलोवाट आवर में निकालेंगे तो इसको कन्वर्ट करो किलोवाट में, कितना हो जाएगा 500 अपॉन में 1000, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0.5 किलोवाट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब हमें टाइम कितना दे रखा है 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में एनर्जी निकालना है. एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 0.5 इंटू 10 कर देंगे. सो ये हमारा हो गया 5 किलो वॉट आवर. ठीक है, हमारे पास आ गया 1 डिवाइस का. अगर हमें निकालना है 4 डिवाइसेस का तो सिंपल क्या करेंगे भाई, 1 डिवाइस का अगर 5 है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे तो 5 4 जा 20 किलोवाट आवर आ जाएगा. लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, जूल्स में दिखानी है एनर्जी, तो कन्वर्ट कर लेंगे. अभी पहले क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, हमें पता है 1 किलो वॉट है, और जब हम 1 जूल की बात करते हैं वो किस में होता है, दैट इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड. सो यहाँ पे इसको किलो वॉट को वॉट सेकेंड में करना है. सो हमारे पास है 20 किलो वॉट आर. सो किलो वॉट से वॉट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, मल्टीप्लाइड बाय 1000, और आर को सेकेंड में ले जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3600. तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो यहाँ देखो 36 इंटू 2 करेंगे, 36 का डबल 72 हो जाएगा. सो ये आ गया 72 और साथ में 1 2 3 4 5 6 0. सो 1 2 3 4 5 6 0, ये हमारा हो जाएगा 7.2 इंटू 6 जीरोज है और एक पॉइंट वाला. सो ये हो गया 10.7 जूल. सो 7.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 जूल्स. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बेटा. चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 21 लास्ट क्वेश्चन है हमारा. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? अब वो कह रहे हैं जब एक freely falling object है, अब जब तक जैसे वो टॉप से गिर रहा है जितनी देर वो मोशन में उसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे आते तो वो रुक जाते, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, हमने तो बोला एक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. सो वो काइनेटिक, देखो जब भी कोई चीज ग्राउंड पे हिट करती है तो 2-3 चीजें पॉसिबल है. अगर तो ग्राउंड आपका कुशन का जैसा, तो क्या करेगा, उस पे फोर्स लगेगा और वो उसको, जैसे कुशन अगर कोई भारी चीज है सॉफ्ट चीज पे, ऐसे वो एकदम से ऐसे उसकी शेप हिला देगा. ठीक है, या तो ये हो सकता है. अगर एक हार्ड ग्राउंड पे आके गिर रहा है तो साउंड आएगा, हीट कॉज होगी, तो मतलब वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई सोनिक एनर्जी में और हमारी हीट एनर्जी में. क्योंकि जब कोई चीज गिरती है तो वो, अगर एक बार कभी देखना कोई चीज गिरेगी ना तो आप ग्राउंड को हाथ लगाओगे गर्म हो जाता है, तो दैट मीन्स वो हीट एनर्जी और सोनिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और अगर सॉफ्ट ग्राउंड है तो वो जो शेप का डिफॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से उसमें कन्वर्ट हो गई हमारी एनर्जी. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. जब तक हाइट पे था पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसी मोशन आया काइनेटिक एनर्जी हो गई. नाउ एज द ऑब्जेक्ट टचेस द ग्राउंड ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अब जैसे ही वो ग्राउंड पे टच हुई पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई. As the object hits the hard ground, all its kinetic energy gets converted into heat energy and sound energy. It can also deform the ground depending upon the nature. अब वो थोड़ी सा उसकी शेप भी चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है भाई वो ग्राउंड अगर बहुत हार्ड ग्राउंड है तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज उसकी शेप वगैरह चेंज हो जाएगी. सो
ग्राउंड एंड द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो वहां पे सारी हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे। सो इसी के साथ हमारी सारी बैक एक्सरसाइज होती है कंप्लीट एंड हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब हम फटाफट से जो हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं उन पे भी आ जाते हैं एंड आई रियली होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसके न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। आई रियली होप चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय बाय।